बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में जो सेकंड पेपर है, आज अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के विषयों को अपन आगे और बढ़ाएंगे। इस पेपर में अपन अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, उनके महत्व, उनके कार्यप्रणाली, उनके संगठन को देख रहे हैं। इसी क्रम में आज अपन आर्थिक और सामाजिक परिषद को देखेंगे। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई उसमें इसका मुख्य उद्देश्य था शांति और विकास। सिर्फ शांति नहीं, बल्कि शांति के साथ साथ विकास, और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय स्थापित करना। द्वितीय विश्व युद्ध में जो पूरी तरह से ध्वंस हुआ, शांति नष्ट हुई, और उसके परिणाम स्वरूप जो विकास जो था वो पूरी तरह बाधित हुआ। आर्थिक रूप से बिल्कुल विकास अवरुद्ध हो गया, और दुनिया भर में एक प्रकार से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ये बहुत व्यापक पैमाने पर, सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि यूरोप के देशों में भी ये स्थिति थी कि अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। खासकर एक और बात ये रही कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई नवोदित राष्ट्र थे जहां पर अपनी उपनिवेशवाद से अभी मुक्ति मिली थी, या वहां पर उपनिवेशवाद के विरोध में आंदोलन चल रहा था। ऐसे देशों की आर्थिक स्थिति भी बड़ी शोचनीय थी। तो इसी स्थिति को ध्यान में रखकर आर्थिक और सामाजिक परिषद एक बहुत महत्वपूर्ण अंग के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य था विश्व में आर्थिक और सामाजिक रूप से सहयोग कायम करना, समन्वय कायम करना, और विश्वास ये था कि इस सहयोग और समन्वय से अंततः राजनीतिक शांति भी होगी, विश्व शांति की भी स्थापना होगी, क्योंकि शांति के लिए सहयोग, शांति के लिए विकास आवश्यक है। इसी अवधारणा पर आधारित है आर्थिक और सामाजिक परिषद का पूरा अस्तित्व। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है ये महासभा के अधीनस्थ एवं उनके कार्यों को प्रतिनिधि के रूप में करने वाली संस्था है। ये कुल मिलाकर जो मैंडेट है, जो एक प्रकार से एक आदेश आता है, एक जो पूरे एजेंडा तय होता है, वो कुल मिलाकर महासभा के द्वारा अनुमोदित, सुरक्षा परिषद द्वारा लेकिन लागू की जाती है आर्थिक सामाजिक परिषद के द्वारा, और इसके ही अधीन कार्य करने वाले बहुत सारे सहयोगी संगठनों के द्वारा, अलाइड ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका गठन जो है अनुच्छेद 61 में, संविधान जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसके अनुच्छेद 61 के अंदर, प्रारंभ में इसके मात्र 18 सदस्य थे जब स्थापना हुई तो, और बाद में 1966 में इसमें संशोधन करके इसकी सदस्य संख्या 27 कर दी गई, और फिर बाद में 1973 में 1973 में जो इसमें फिर से एक बार संशोधन हुआ, और तब से आज तक इसकी सदस्य संख्या 54 रखी गई है, 54 रखी गई है। इसमें से यह एक स्थायी संस्था है, उसमें 1/3 सदस्य जो है वो प्रति वर्ष कार्य मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार एक सदस्य की कार्यावधि 3 वर्ष की होती है। प्रत्येक सदस्य को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, और एक ही वोट भी होता है। फिर भी इसमें हालांकि सुरक्षा परिषद की तरफ कोई स्थायी सदस्य नहीं होता, फिर भी 5 बड़े सदस्य निर्धारित होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। एक सदस्य को एक ही मत देने का अधिकार है किसी भी विषय पर। इस आर्थिक और सामाजिक परिषद में अनेक आमंत्रित सदस्य भी हो सकते हैं, जो सामान्यतः गैर सदस्यीय राज्य अथवा राज्येतर संस्था, जैसे क्षेत्रीय संगठन आसियान हो, एपेक हो, सार्क हो, ये राज्येतर संस्थाएं हैं, क्षेत्रीय संगठन है, इनको भी आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा जाता है, लेकिन उनको वोटिंग का राइट नहीं होता। आर्थिक और सामाजिक परिषद का सत्र प्रतिवर्ष 5 सप्ताह के लिए आयोजित होता है, और ये सत्र बारी बारी से न्यूयॉर्क और जेनेवा में आयोजित होते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूयॉर्क में 2 संगठनात्मक सत्रों का भी आयोजन होता है। मुख्य सत्र के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक की जाती है।
जिसमें मंत्रियों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। और इसी बैठक में सारे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर, सहयोग के लिए मुद्दों पर चर्चा होती है। और पूरे वर्ष के दौरान क्या कार्य किए जाने हैं, किस क्षेत्र में सहयोग अपेक्षित है, इस पर पूरी प्रक्रिया पर चर्चा होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के घोषणा पत्र के अनुसार, चार्टर के अनुसार आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य अगर देखें तो एक प्रकार से निम्नलिखित रूप से देखे जा सकते हैं। नंबर 1, यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा इससे संबंधित सभी मामलों पर अध्ययन करती है और इस विषय में महासभा को अपने अभिकरणों के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अभिकरण यानी अलाइड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है इत्यादि। दूसरा, यह सबके मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर और उसको लागू करने के लिए भी सिफारिश पेश कर सकती है। तीसरा, यह अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों संबंधित अभिसमयों के आलेख महासभा को प्रेरित करती है। अभिसमय मतलब परंपराओं को का एक प्रस्तुति महासभा के समक्ष पेश। चौथा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी कार्यक्षेत्र के आने वाले विषयों से संबंधित मामलों पर सम्मेलन भी बुला सकती है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी या फिर शिक्षा संबंधी यूनेस्को के ये सम्मेलन जो है होते रहते हैं। फिर पांचवा, सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर यह सुरक्षा परिषद को सूचनाएं भी दे सकती है और उनकी एक तरह से उनको असिस्ट कर सकती है, सहायता दे सकती है। महासभा के अनुमोदन से आर्थिक और सामाजिक परिषद सदस्यों तथा विशिष्ट एजेंसियों की अपनी सेवाएं सदस्य देशों को प्रदान कर सकती है। और इन कार्यों के अतिरिक्त यह चार्टर के अंतर्गत दिए गए सभी प्रकार के कार्यों को भी संपादित करेगी, जिससे आर्थिक और सामाजिक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सके। अब इन अधिकारों के अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों की सहायता करते हैं। चार्टर के ही अनुच्छेद 65 के अनुसार यह महासभा की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में ऐसे कार्य करती है जो उसके कार्यक्षेत्र में आते हों और जो महासभा के द्वारा समय समय पर सौंपे जाते हैं। अब अगर इन सभी जो कार्यों को देखें, इन्हीं कार्यों के कारण आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन से संलग्न या उनके अनुगामी संगठन है यूनिसेफ, शिक्षा और बच्चों की शिक्षा के संबंध में यूनेस्को, आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी काफ़ी चर्चा में है। कोरोना की वजह से हम देखते हैं कि कितनी बड़ी सेवाएं दे रहे हैं, हालांकि उस पर आरोप भी लगे हैं, कुछ राजनीतिक आरोप, लेकिन वो अलग चीज़ है। इससे इतर विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो काफ़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि दुनिया में ये पहली महामारी नहीं है, ऐसी अनेक महामारियां हो चुकी है और उनके बीच में, राष्ट्रों के बीच में जब तक समन्वय सहयोग नहीं होगा, इन महामारियों से निपटना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर इसी तरह से ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, श्रमिक हितों के क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन। ILO यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही बना था राष्ट्र संघ के समय में, लेकिन वो अब जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय है। इसी तरह से वो विश्व मेट्रोलॉजिकल यानी मौसम विज्ञान संगठन, जिसके माध्यम से मौसम विज्ञान के संबंध में सहयोग समन्वय होता है। हम जानते हैं, चाहे वो मानसून हो या मौसम परिवर्तन हो, क्लाइमेट चेंज हो, क्लाइमेट चेंज के सम्मेलन हो, वो सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं अब। तो अब देखते हैं हम तो कि भाई नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो सतत निरंतर ऊर्जा के अक्षय ऊर्जा के स्रोत है उस पर, या क्लाइमेट चेंज पर जैसे क्योतो प्रोटोकॉल, इन सब में इन संगठनों का, इस संगठन का, संयुक्त राष्ट्र संघ के आनुषंगिक संगठनों का योगदान रहता है। फिर इसी प्रकार जो है वो निशस्त्रीकरण का सम्मेलन होता है। जैसे निशस्त्रीकरण के सम्मेलन हुए तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह से अनेक संगठन हैं। विश्व डाक पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन संगठन, डाक संगठन, वह संचार के क्षेत्र में
अनेक संगठन कार्य कर रहे हैं और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद की भूमिका काफी इम्पोर्टेंट है। अगर हम मूल्यांकन के रूप में देखें इस अंग के कार्यों को, तो निश्चित रूप से आलोचक भी मानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के आलोचक भी मानते हैं कि जहां महासभा और सुरक्षा परिषद कुल मिलाकर, और यहाँ तक कि महासचिव, सचिवालय में महासचिव भी शीत युद्ध के काल में या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द के तनाव भरे काल में कुल मिलाकर बहुत ज्यादा सक्षम नहीं थे, समर्थ नहीं थे या बहुत सफल नहीं हुए। लेकिन आर्थिक और सामाजिक परिषद ने इस शांति और विकास के क्षेत्र में, काफी महत्वपूर्ण कार्य किए और वाकई में सहयोग स्थापित किया। शीत युद्ध ने एक प्रकार से डिरेल करने की कोशिश की और उसमें सुरक्षा परिषद और महासभा कुल मिलाकर मुख्य एक तरह से विक्टिम थे, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आर्थिक सामाजिक परिषद ने उस शीत युद्ध काल में भी अनेक स्तरों पर बहुत ही अच्छा सहयोग कायम किया और इससे काफी अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में भी सहायता मिली। विश्वव्यापी जो महामारियां हैं या बेरोजगारी है या गरीबी है, इससे निपटने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत ज्यादा सहयोग का काम किया है। हम देखते हैं चाहे वो आर्थिक स्तर पर गैट या WTO विश्व व्यापार संगठन के लिए एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास हो या फिर मानवाधिकारों की घोषणा जो 1948 में हो, विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, इन सभी क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य बहुत सराहनीय है। तो ये एक अंग है जो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कभी निष्क्रिय नहीं रहा, कभी बहुत असफल नहीं रहा। हालांकि सफलता के मापदंड अलग है, सफलता तो फिर भी बहुत ज्यादा सफलता होगी वो भी और की अपेक्षा होगी, लेकिन फिर भी यह अपेक्षाकृत रूप से सफल संगठन रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है।